वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 11 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ओनली आईएएस का जो परिवार है वो अब 1 मिलियन का हो चुका है, जिसका हम सभी लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था। आप सभी लोगों ने इस पूरी जर्नी में ओनली आईएएस को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, जो कि कमेंडेबल है। और आप लोगों की मदद से ही, आप लोगों के साथ की वजह से ही ओनली आईएएस आज इतने बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स के साथ जुड़ पाया है और हम एक साथ मिलके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है उसे आसान बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये साथ ओनली आईएएस को हमेशा मिलता रहेगा। इसी तरीके से हम सभी लोग एक साथ मिलके सिविल सर्विसेज की तैयारी को उतना आसान बनाएंगे जितना इसे बनाया जा सकता है। सो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयां और कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल पोआई लेक के बारे में है। अभी हाल ही में बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक सेटबैक लगा है। एक्चुअली में पोआई लेक के चारों ओर वो एक जॉगिंग ट्रैक और एक साइकिल ट्रैक बनाने वाले थे। इनफैक्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट में एक पीआईएल दायर की गई है और इस पीआईएल को अलाउ कर दिया गया है। हो सकता है कि इस ट्रैक के काम को रोक भी दिया जाए या इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए, अगर बात करें पोआई लेक की तो ये एक रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड है। मुंबई का जो सब अर्बन वाला एरिया है उसके नॉर्थ ईस्टर्न में आपको पोआई लेक मिल जाएगा। ये एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है। कैसे बना था अभी आप समझ जाओगे। मुंबई के नॉर्थ में और थाने के साउथ वेस्ट में आपको मिलेगा। 2 डैम्स बनाए गए थे एक्चुअली में 1891 के दौरान मिथी रिवर पे, और उन्हीं डैम्स के चलते उसके पीछे जो रिजर्वायर बनता है उसी के रिजल्टेंट ये पोआई लेक वहां पर बन गया है। तो ये मैन मेड है, सिंपल है। जो पर्पस था वो बेसिक तो यही था कि मुंबई को पानी की सप्लाई की जाए, लेकिन इसके बनने के कुछ समय के बाद ही ये श्योर हो गया कि जो पानी वहां पे है वो पीने के लायक नहीं है। तो राइट नाउ उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए तो नहीं किया जाता, बट इंडस्ट्रियल पर्पज से किया जाता है। महाराष्ट्र स्टेट एंजलिंग एसोसिएशन, जिसे उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंजलिंग एसोसिएशन कहा जाता था, उसे 1936 में बनाया गया था। उसके ऊपर ही जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे लेक का जो मैनेजमेंट है उसको देखें। तो वर्तमान में यही इसका मैनेजमेंट देख भी रहे हैं। 1995 में नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान आया था। तो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान में जो टॉप 10 लेक्स चूज की गई थी जिनको रिवाइव और इंप्रूव करना था, उनमें एक पोआई लेक भी था। और 2002 के बाद से इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर दिया गया, और इसके इंप्लीमेंट होने के बाद, मतलब बीएमसी से इंप्लीमेंट भी कर रही है, वहां के पानी की क्वालिटी सिग्निफिकेंट तरीके से इंप्रूव भी हुई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पोआई लेक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन दूधी के बारे में है। जो पार्लियामेंट्री आसाम राइफल्स हैं उन्हें अभी हाल ही में फैसिलिटेट किया गया है। इनफैक्ट उनके जो सर्वाइविंग सोल्जर्स हैं, 8 सोल्जर्स हैं जो अभी भी जीवित हैं, ऑपरेशन दूधी के लिए। ये कंट्री की डिफेंस हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन माना जाता है। 30 साल बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन जिस लेवल की ब्रेवरी सोल्जर्स ने या फिर आसाम राइफल्स के सोल्जर्स ने यहां पर दिखाई थी वो हमें अभी तक तो देखने को नहीं मिली। 15 सोल्जर्स थे आसाम राइफल की 7th बटालियन के, जिसे लीड किया जा रहा था नायब सूबेदार पदम बहादुर चैत्री जी के द्वारा। घटना 5 मई 1991 की है, जब जम्मू एंड कश्मीर में सर्दियों का मौसम आता है तो कुछ चौकियों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो फिर रहने लायक नहीं होते, और फिर जब मौसम थोड़ा सा ठीक होता है तो वापस से उन चौकियों पर जाया जाता है। इन बिटवीन उन्हें अक्सर पेट्रोल करके देखा जाता है कि वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ था। सर्दियों के बाद वो जाकर पेट्रोलिंग करके देख रहे थे कि वहां पर जो चौकियां हैं वो सेफ है ना। लेकिन वहां जाने पर जब वो उस लोकेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, उन्हें समझ में आ गया कि बहुत सारे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट वहां पर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जबकि जो लोग विजिट पे गए हुए थे, जो लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो महज 15 की संख्या में थे। हाईली आउट नंबर होने के बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो काउंटर करेंगे और जो भी लोकेशन है उसे सिक्योर करेंगे। इस पूरे ऑपरेशन को जम्मू एंड कश्मीर में 14,000 फीट की ऊंचाई पर कंडक्ट किया गया, जिसमें लगभग 70 जो आतंकवादी थे, पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्हें मार गिराया गया और 13 को गिरफ्तार भी किया गया। उस समय 2 लोग जो आसाम राइफल्स के थे वो शहीद भी हुए। बट इतनी कम संख्या के सोल्जर्स के ग्रुप ने इतनी मैसिव सक्सेस अटेन करी, ये काउंटर इंसर्जेंसी की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑपरेशन दूधी।
कुछ और भी बातें आप याद रख सकते हो, जैसे कि ऑपरेशन वेलप, ये आरपीएफ का इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से वो वाइल्ड लाइफ की जो स्मगलिंग है उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं रेलवे में। ऑपरेशन गंगा काफी न्यूज में रहा, यूक्रेन में इवैक्यूएशन मिशन था ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत हमने अपने स्टूडेंट्स को वापस बुलाया। ऑपरेशन विजय, इसके माध्यम से जो पुर्तगीज टेरिटरी इंडिया में हुआ करती थी, गोवा, दमन एंड दीव की, उसे हमने वापस से लिया और उसे इनकॉर्पोरेट किया इंडिया के यूनियन में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन के बारे में है। इस समय इस मामले को लेकर काफी ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, क्योंकि इंडियन रुपी काफी ज्यादा डीवैल्यू कर चुका है। यहां पर आपको अब $1 खरीदने के लिए 77.44 रुपीज देने होंगे, जो पहले कम हुआ करता था। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? करेंसी डेप्रिसिएशन बेसिकली करेंसी की वैल्यू में गिरावट होती है, जहां पर एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि मार्केट डिसाइड करता है कि वैल्यू क्या होगी किसी भी करेंसी के अगेंस्ट में। सपोज करिए कि पहले आपको $1 खरीदने के लिए 75 रुपए ही देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको $1 खरीदने के लिए 77.44 रुपीज देने पड़ रहे हैं। मतलब अब रुपया कम वैल्यूएबल हो गया, तभी तो आपको ज्यादा रुपया देने पड़ रहे हैं, डॉलर तो एक ही मिल रहा है। तो रुपये डेप्रिशिएट हो गया, इसका मतलब वो कम वैल्यूएबल हो गया। अब यहां पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे वही बात है कि $1 को लेने के लिए मान लीजिए पहले आपको केवल 70 रुपए देने पड़ते थे और अब 77 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो मतलब वैल्यू गिर गई है। क्या इंपैक्ट होता है? डबल एज स्वॉर्ड होता है ये। इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर रुपी डेप्रिशिएट कर जाए तो उसका एक फायदा तो ये होता है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़िया हो जाता है, मतलब इससे एक्सपोर्ट को फायदा होता है। एक्सपोर्ट को क्या फायदा होगा? जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको बाहर से डॉलर्स मिलते हैं। अब वो डॉलर जब इंडिया में आएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक व्यक्ति कोई सामान 1 यूनिट बाहर एक्सपोर्ट करता था, वहां से उसे $1 मिलता था, और जब वो उसी देश के भीतर लेके आता था तो उसे 70 रुपए मिलते थे। लेकिन अब वही सामान वो बाहर एक्सपोर्ट करता है, अभी भी उसे $1 ही मिलते हैं, लेकिन जब वो उसे देश के भीतर लेके आता है तो उसे 77 रुपीज मिल जाते हैं। अब उससे ज्यादा फायदा होगा ना, वो कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। तो जब रुपी डिप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि तब एक्सपोर्टर्स कोशिश करते हैं ज्यादा एक्सपोर्ट करने को लेकर। लेकिन इसका नुकसान होता है इंपोर्ट पर। इंपोर्टेड आइटम्स में इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें जो अमाउंट पे करना होगा, सपोज करिए कि हमें $1 पे करना था, पहले हम 70 रुपए ले जाते, $1 मिल जाता और पे कर देते, लेकिन अब हम 77 रुपीज लेकर जाएंगे तब हमको $1 मिलेगा। मतलब जो हमारा इंपोर्ट है वो महंगा हो गया। इंपोर्ट तो हम बहुत सारा करते ही हैं, तो रुपी डेप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट को फायदा मिलता है। हर देश चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन ये फायदा तब मिलेगा जब चीजें थोड़ी स्टेबल हो। अगर दुनिया अनसर्टेनिटी फेस कर रही है और दुनिया में डिमांड है ही नहीं, प्लस आप बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर भी नहीं पाते हो और आप इंपोर्ट पर डिपेंडेंट ज्यादा हो, तो अगर रुपया डेप्रिशिएट करता है तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। अभी रशियो यूक्रेनियन वॉर चल रहा है, कोविड-19 से ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरीके से रिवाइव कर नहीं पाई है, डिमांड बहुत अच्छी दुनिया में है नहीं। इन दैट केस हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा तो हो नहीं पाएगा, तो डिप्रिशिएशन का हमें ज्यादा फायदा तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। लेकिन जो आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं वो हम करेंगे ही, तो इससे हमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहेगी। हालांकि अगर हम अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएं तो इसका फायदा भी उठाया जा सकता है। डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन में अंतर क्या होता है? डिवैल्यूएशन वो डेप्रिशिएशन है जो जानबूझ के किया जाता है। जैसे डेप्रिशिएशन बेसिकली मार्केट इकोनॉमी में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ऑटोमेटिक हो जाता है सिचुएशन के बेसिस पे। लेकिन अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के माध्यम से ऐसा किया जाए कि जानबूझ के रुपए को डिप्रिशिएट करवा दिया जाए, तो वो डिवैल्यूएशन हो जाता है। दोनों के होने के तरीके में अंतर है। बाकी देखिए, जब कोई फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, जहां पे गवर्नमेंट का से होता है एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करने में, तो वहां पर सिचुएशन डिवैल्यूएशन की होती है। और जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वहां पे मामला डेप्रिशिएशन का होता है। तो दोनों का इफेक्ट तो सेम ही होता है। जैसे इंडिया में भी 1993 के पहले जो एक्सचेंज रेट था वो एडमिनिस्टर किया जाता था, तो उस समय जो एक्सचेंज रेट था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के माध्यम से प्रभावित किया जाता था। चाइना अभी भी इस पॉलिसी को ऑप्ट करता है। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी को स्लाइड यानी कि उसकी वैल्यू को गिरते हुए देखकर क्या आरबीआई नहीं करती है? यहां पर देखिए, डी इसका ऑप्शन है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं ऑप्ट की जाती, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आप मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाते हैं, और अगर मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा तो रुपया और भी ज़्यादा डीवैल्यू होगा। तो ये नहीं किया जाता, बाकी तीनों किए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है यूपीएससी सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम के बारे में। इसका तीसरा बैच लॉन्च हो चुका है और आप इसे अवील कर सकते हैं, जहां पर आपको 50 आवर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, 4 फुल नेट टेस्ट मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे उनके। तो आप इस कोर्स को अटेन करने के लिए dpp.onlyas.in पे जा सकते हैं या फिर किसी जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में है। हाल ही में उन्हें
याद किया गया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने गोपाल कृष्ण गोखले जी 1889 में मॉडरेट फ्रैक्शन के लीडर थे। 1905 में इन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया बनारस सेशन में। मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म के बारे में कहा जाता है कि उसे लाने में या उसको लाए जाने में इनका एक की रोल रहा। इन्होंने काफी प्रेशराइज किया बीइंग पार्ट ऑफ मॉडरेट फ्रैक्शन के रिफॉर्म्स लाए जाएं, और इंडिया में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की शुरुआत मानी जाती है। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्टैब्लिश की थी ताकि इंडियन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। सार्वजनिक सभा जर्नल इन्होंने स्टार्ट किया था। इनफैक्ट ये स्टार्ट तो गोविंद रानाडे जी ने किया था, ये उससे भी जुड़े रहे थे। तो सार्वजनिक सभा जर्नल जो है वो गोविंद रानाडे जी का था और गोपाल कृष्ण गोखले जी इससे जुड़े हुए थे। 1908 में गोखले जी ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स को फाउंड किया और 1911 में द हितवाद, द पीपल्स पेपर, इसे भी लॉन्च किया। ये इंग्लिश वीकली था। गांधी जी के मेंटोर के रूप में गांधी जी ने इन्हें एक्नॉलेज किया। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी गुजराती में, उसका टाइटल था धर्मात्मा गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही डेडिकेटेड थी। 2008 में देखिए प्रश्न है, वो कौन था जिसने अपने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी और काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी नहीं लिया? 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था और सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के बारे में है। हाल ही में ये वेपन न्यूज में आया है क्योंकि मोहाली में जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है पंजाब पुलिस का, वहां पर इससे अटैक किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये वेपन हाईलाइट हो गया। ये वेपन सोवियत ओरिजिन का है। वैसे देखिए इस वेपन को कई सारे देशों ने बनाया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर वेपन रहा वो सोवियत ओरिजिन का ये वेपन रहा, आरपीजी। रशिया में इसका एक नाम है जो बड़ा अजीब सा यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है ये। वैसे इसका मतलब होता है हैंड हेल्ड एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर। बिल्कुल ऐसे हाथों में पकड़ के कंधे पे रख के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पोर्टेबल है, शोल्डर फायर्ड वेपन है। मैसिव स्केल पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी पर्सनल को अटैक करने के लिए, किसी आर्मर्ड व्हीकल को या बिल्डिंग को अटैक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हेडक्वार्टर को अटैक किया गया इसके थ्रू। आरपीजी का ओरिजिन तो देखिए कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में देखने को मिलता है। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको बनाना शुरू किया था, लेकिन रशिया ने जो बनाया वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और इफेक्टिव रहा। इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 से ही हो रहा है, और जो रशिया या रशियन मेड आरपीजी है उसका इस्तेमाल आने वाले लगभग हर वॉर में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हाल ही में पुलित्जर प्राइज न्यूज में आया। 4 इंडियन फोटोग्राफर्स की एक टीम को जो र्यूटर्स न्यूज एजेंसी से हैं उन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया है। उनके नाम है दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इरशाद मत्तो और अमित दवे। 2022 का पुलित्जर प्राइज इन्होंने जो कोविड-19 क्राइसिस के दौरान अपनी फोटोग्राफी की और जो कवरेज दिया उसके लिए इन्हें प्राइज दिया गया है। पुलित्जर प्राइज की बात करें तो 1970 में स्टैब्लिश किया गया था। जोसेफ पुलित्जर उनकी विल के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा विल किया था कि हाँ ये प्राइज दिया जाना चाहिए। अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो इस प्राइज को देती है और पुलित्जर प्राइज बोर्ड होता है जो चूज करता है कि किसे ये प्राइज देना है। पुलित्जर प्राइज जो है ये न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन, इन सभी के लिए दिया जाता है। जो प्राइजेस हैं वो 21 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। भारत में पहली बार या किसी इंडियन को गोविंद बिहारी लाल जी को फॉर द फर्स्ट टाइम ये प्राइज दिया गया था 1937 में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इनफैक्ट सिर्फ इसके नहीं, कुछ और इनिशिएटिव्स के बारे में है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन सभी ने अपने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो तीनों न्यूज में आए, तीनों के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। अगर कोई प्रश्न आता है तो आप कर पाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। 18 से 70 साल के लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। साल में सिर्फ 12 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे, दैट टू ऑटोमेटिकली, और इसके बदले में आपको मिलता है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवरेज, या फिर टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पे भी 2 लाख रुपए मिलेंगे और 1 लाख रुपए मिलेगा अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की है, या कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो प्रावधानों के अकॉर्डिंग ये इंश्योरेंस देना चाहती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 2015 में ही आया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनिशिएटिव है। 18 से 50 साल के लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखिए मामला जो फंसता है वो एलिजिबिलिटी का फंसता है, वहीं कंफ्यूजन भी होती है। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें 18 से 70 साल तक के लोग एलिजिबल हैं। दूसरा जब आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें 18 से 50 साल के लोग एलिजिबल होते हैं। जबकि अगर आप तीसरे पे आएंगे, दैट इज अटल पेंशन योजना, तो इसमें केवल 18 से 40 साल के लोग ही एलिजिबल होते हैं। तो बिल्कुल रिड्यूस होता जा रहा है।
यहाँ पे 18 से 70, नेक्स्ट में 18 से 50 और उसके बाद 18 से 40। तो देखिए यहाँ पे जो प्रीमियम है वो 330 रुपये पर एनम का होता है, बैंक अकाउंट से कट जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है इस इनिशिएटिव को। तो 2 लाख रुपए एक साल के लिए आपको कवर मिल जाएगा। किसी भी कारण से अगर किसी की मृत्यु होती है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या अदर लाइफ इंश्योरेंस भी इसे दे सकते हैं अगर वो प्रावधानों को फॉलो करते हैं। तो अटल पेंशन योजना एडमिनिस्टर किया जाता है पीएफआरडीए के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसी के तहत इसे इंप्लीमेंट करते हैं। एलिजिबिलिटी वही है 18 से 40 साल की। यहाँ पे मिलती है 60 साल के बाद पेंशन, उस बेसिस पर कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 की हो सकती है। 60 साल के बाद ये मिलनी शुरू हो जाएगी। जो भी आप पैसा पे करते हैं उसका 50% अमाउंट सरकार भी पे करती है, लेकिन वो मैक्सिमम 1000 हो सकता है, उसके ऊपर नहीं। फर्दर जो व्यक्ति इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करता है उसके बाद उसके स्पाउस को ये जो पेंशन है वो मिलने लग जाती है। इसके बाद सब्सक्राइबर की अगर मृत्यु हो जाती है तो 8.5 लाख रुपीज जो नॉमिनी होते हैं वो उनको मिल जाते हैं। रिवीजन करते हैं। पोवाई लैक नॉर्थ ईस्टर्न सब अर्ब मुंबई में, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, दैट्स ट्रू। ऑपरेशन दूधी, इसके माध्यम से यूक्रेन से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, वो गलत है। ऑपरेशन गंगा था, ये हमारा अभी तक का सबसे सक्सेसफुल एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन रहा। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, इंपोर्ट बूस्ट होता है, गलत है, एक्सपोर्ट बूस्ट होता है। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने हितवाद इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर की शुरुआत की। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें लोग 18 से 40 वर्ष के बीच के जो भी हों ये इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए ये प्रावधान अटल पेंशन योजना का मैंने आपको बताया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इस पूरे सेशन की पीडीएफ भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।